यूं करते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रवीश हमारे बारे में कुछ बताएंगे। आफ्टर ऑल जब से उन्हें होश आया है वो एकदम शांत है। उन्होंने हमारे बारे में जिक्र तक नहीं किया है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो। जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और नक्श ने उस कमरे में एंट्री ली। उसका अंदाज थोड़ा निराला था। उसके दोनों हाथ उसकी जेब में थे। कहीं वो बंदूक लेकर तो नहीं आया था। मिस्टर नक्श। तुरंत ही कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और पूरी इज्जत के साथ उसने नक्श को ग्रीट किया। मिस्टर कार्तिक, कहीं आप बिजी तो नहीं है? नक्श ने तिरछी नजरों से कार्तिक के सामने खड़े उस आदमी की तरफ देखकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्तिक ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए अपने सबॉर्डिनेट को बाहर जाने का इशारा किया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अचानक से आपका यहाँ आना कैसे हुआ। ये बोलते हुए कार्तिक ने नक्श को सोफे पर बैठने के लिए कहा और नक्श के लिए वीआईपी सिगार जलाने लगा। नक्श सोफे पर बैठा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कॉफी टेबल पर मौजूद पीनट्स को घूरने लगा। पहली बार उसने कार्तिक से इस अंदाज में बात की थी। ये उसके लिए भी काफी स्ट्रेंज था। क्योंकि अब नक्श यहाँ तक आ ही गया है तो अब आगे क्या देखने को मिलेगा? क्या नक्श कार्तिक से रवीश के बारे में बात करेगा या फिर वो बस कार्तिक के एक्शंस नोट करने आया है? अगर नक्श ने रवीश के बारे में बात की तो कार्तिक की तरफ से कैसे रिएक्शन आएगा? क्या वो नक्श के सामने झूठ बोल पाएगा? क्या नक्श उसके झूठ को पकड़ लेगा? क्या कार्तिक सब कुछ सच में एक्सेप्ट कर लेगा? क्या रवीश ने नक्श को कार्तिक की पूरी सच्चाई बता डाली थी? अगर ऐसी बात है तो ये मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, राइट? क्या कार्तिक अपनी सारी गलती स्वीकार करेगा? अरे इरफान भाई का क्या? कार्तिक इरफान भाई के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दे पाएगा? क्या नक्श आज कार्तिक को मौत की सजा देने वाला है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नक्श के दिल में काफी डाउट्स थे और वो बहुत गुस्से में भी था, लेकिन कार्तिक को फेस करने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। मिस्टर नक्श, क्या आप यहाँ किसी काम से आए हैं? क्योंकि नक्श कार्तिक से एकदम फॉर्मल बिहेव कर रहा था, इसलिए कार्तिक ने भी एकदम प्रोफेशनल रवैया अपनाते हुए कहा। हालांकि कमरे का माहौल देखकर उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके मूवमेंट्स भी थोड़े स्लो हो गए थे। भले ही कार्तिक बाहर से थोड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत नर्वस था। उसे भूलना नहीं चाहिए कि जो नक्श अभी उसके सामने बैठा है उसे 3 साल पुराने नक्श से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अमीर परिवार के उत्तराधिकारी से लेकर जावेरी परिवार के यूजलेस दामाद के तमगे तक इस नक्श ने बहुत कुछ देखा था और इस समय वो सूरत शहर का सबसे पावरफुल इंसान था। और तो और कार्तिक पटेल को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज वो जो कुछ भी है उसके पीछे भी नक्श का हाथ है। अगर नक्श मुंबई में उसे इरफान भाई के चंगुल से नहीं बचाता तो शायद अभी पटेल परिवार का अस्तित्व ही मिट चुका होता। लेकिन ये कलयुग है और यहाँ पर लोग एहसान भूल जाते हैं। मिस्टर कार्तिक, हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? गहरी सांस लेते हुए नक्श ने पूछा। उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशंस नजर आ रहे थे। काफी सालों से मिस्टर नक्श, और अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं इस लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाता। एकाएक कार्तिक के दोनों भौहें ऊपर की ओर उठ गई। उसके दिल में उठने वाली बैड फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही वर्स हो गई थी। टाइम फ्लाइज, पलक झपकते ही इतने साल बीत गए और साला पता तक नहीं चला। लेकिन फाइनली मेरे पास कम बैक करने का एक मौका है। ये बोलते हुए नक्श ने कार्तिक के हाथ से सिगार लिया और उसके कुछ लंबे लंबे दम मारे। एकाएक अपने मुंह से धुएं का गुब्बार बाहर निकालते हुए शांत अंदाज में वो मुस्कुराने लगा। मिस्टर नक्श, आप कहना क्या चाहते हैं? कार्तिक को समझ नहीं आया कि नक्श कहना क्या चाहता है। उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी। मेरे हिसाब से समय बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। समय के साथ साथ रिश्ते पनपते हैं तो कभी कभी यही समय उन रिश्तों में खटास भी भर देता है। समय आपके रिश्ते को मजबूत करता है तो यही समय कभी कभी उन रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ भी देता है। सही समय की शुरुआत करते हुए आप किसी के प्रति वफादार होते हैं और धीरे धीरे इसी समय के साथ आप अपनी वफादारी भूल जाते हैं। ये बोलते हुए नक्श ने एक बार भी कार्तिक की तरफ नहीं देखा। उसका ध्यान तो बस सिगार फूकने में लगा हुआ था। मिस्टर नक्श, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं? ये बोलते हुए कार्तिक तुरंत ही अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने अपना चेहरा भी पूरी तरह से झुका लिया था।
कहीं ना कहीं उसे नक्श के इंटेंशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए थे। अगर ये सीन बाहर वालों ने देखा होता तो किसी को नहीं पता कि कौन कैसे रिएक्ट करता। कार्तिक पटेल कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। सूरत शहर के पावरफुल लोगों में उसका नाम शुमार था। किसने सोचा होगा कि नक्श के मुंह से सिंपल सा सेंटेंस सुनकर उसका शरीर पसीना पसीना हो जाएगा और वो नक्श के सामने नतमस्तक हो जाएगा। मिस्टर नक्श, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। हालांकि कार्तिक ने गेस तो कर लिया था, लेकिन वो पूरे यकीन से नहीं कह सकता था कि नक्श किस इरादे के साथ यहाँ आया है। रास्ता तो उसे दिखाया जाता है जो अंधा हो। कहीं तुम अंधे तो नहीं हो गए? ईवल स्माइल के साथ नक्श ने बोलना जारी रखा। ठीक है, क्योंकि तुम मेरा मार्गदर्शन चाहते हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता ही दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, रवीश के बारे में। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कांड किसने किया। मैंने सुना कि उस हादसे के बाद तुम एक बार भी रवीश को देखने नहीं गए। क्या तुम छुपने की कोशिश कर रहे थे या इसके पीछे कोई दूसरा कारण है? नक्श की बात सुनकर कार्तिक का दिल एकाएक सहम उठा था। जिस सिचुएशन को वो कभी फेस नहीं करना चाहता था, फाइनली वो आ गई थी। नक्श बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वो आराम से सोफे पर बैठा रहा और कार्तिक के एक्शंस नोट करता रहा। उसने कार्तिक से कुछ बोलने के लिए अर्ज भी नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहें तो वो कार्तिक को पूरा समय दे रहा था। हाँ, ये सच है कि मैं रवीश को देखने हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन आकाश और हिमानी उसका ख्याल रखने के लिए 24 घंटे वहां अवेलेबल थे। मिस्टर नक्श, आप भी सूरत में नहीं थे। मेरे हॉस्पिटल ना जाने के पीछे ये भी एक अहम वजह है। मैंने होटल में रुकने का फैसला किया जिससे सारी सिचुएशंस पर नजर रखी जा सके। मैं नहीं चाहता था कि और कोई अनसर्टन फैक्टर्स हमें और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए। धीमी आवाज में बिना अपना सिर ऊपर उठाए कार्तिक ने जवाब दिया। ओह, ऐसी बात है। तो मिस्टर कार्तिक, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला? नक्श ने अपनी दोनों भौहें ऊपर उठाते हुए कहा। एकाएक नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बहुत ग्लूमी हो गए थे। कुछ नहीं, कोई क्लू नहीं मिला। लगातार अपना सिर हिलाते हुए कार्तिक ने जवाब दिया। तब तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि जिस इंसान ने रवीश पर हमला किया वो इरफान भाई है। नक्श ने आराम से सोफे का टेका लगाते हुए अपने मुंह से एक एक शब्द बहुत ही शांत अंदाज में बाहर निकालते हुए कहा। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि उस मामले में आपका क्या लेना देना है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा। या फिर आप इरफान भाई को ढूंढिए, उन्हें यहाँ लेकर आइए और मेरे हवाले कर दीजिए। वैसे मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि इरफान भाई जिंदा है। उन्हें मेरे हाथों से मरने का सौभाग्य जो प्राप्त होगा। अपनी बात कहने के बाद नक्श ने कार्तिक के जवाब का इंतजार नहीं किया। अपने अलग ही अंदाज में वो सोफे से उठा और तुरंत ही उस ऑफिस से बाहर चला गया। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही कार्तिक को महसूस हुआ कि वो अपनी सारी एनर्जी खो चुका है। एकाएक वो जमीन पर लेट गया और सांस लेने की कोशिश करने लगा। हालांकि नक्श कार्तिक के सामने बहुत ही तहजीब से पेश आया था। उसने अपना गुस्सा तक बाहर नहीं निकाला था, लेकिन नक्श का वो अंदाज देखकर कार्तिक और भी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था। होटल प्राइम स्टार से निकलने के बाद नक्श सीधा अपने स्टार विला गया और उसने भीमा तोड़ू और बाकी लोगों से बात की। थोड़ा समय बिताने के बाद नक्श ने बाकी लोगों को घर पर ही रहने के लिए कहा और टूटी फ्रूटी को लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ कैंपिंग इवेंट में नमन गांधी और भरत मुंजाल एक दूसरे के पास खड़े थे और अपने सामने मौजूद एक बूढ़े आदमी को देख रहे थे। भले उस आदमी के चेहरे पर रिंकल्स थे, लेकिन उसकी आंखों में गहराई का कुआं खुदा हुआ था। अगर अभी नक्श यहाँ होता तो उस बूढ़े आदमी को देखकर एकदम सरप्राइज रह जाता। तो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि नक्श के गॉडफादर थे। मास्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? बहुत सावधानी बरतते हुए नमन गांधी ने पूछा। ये कैसा सवाल है? अगर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता? नमन गांधी को कड़क अंदाज में घूरते हुए गॉडफादर ने फटकार लगाई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुरंत ही नमन गांधी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। तो फिर कैसी बात है? देखो, मुझे तुमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि नक्श और धारीवाल परिवार के बीच क्या चल रहा है। परेशान मत हो, कल शाम 6 बजे तुमसे कोई मिलने आएगा। बस तुम्हें उस इंसान को फॉलो करना है। गॉडफादर की आंखें टी सेट पर अटकी हुई थी और बिना कोई जल्दबाजी दिखाते हुए उन्होंने कहा, उस मामले को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है।
अब उस बड़ा धारीवाल में इतना दम कहाँ रहा। जो कुछ है वो उसके बेटे हैं, और बच्चों को मारने में मुझे बहुत मजा आता है। सुना है कि कपूर साहब कैपिटल एम्पायर के लिए निकल गए हैं। अगर उनसे बात नहीं बनी तो मैं उस बुढ़ाऊ धारीवाल के साथ चाय पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। गॉडफादर की बात सुनकर नमन गांधी और भरत मुंजाल एकाएक स्टन रह गए थे। हालांकि गॉडफादर के मुंह से निकले शब्द थोड़े एरोगेंट सुनाई पड़े, लेकिन उनकी ताकत को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके पास कुछ भी कहने का हक है, फिर भले ही वो बकवास ही क्यों ना हो। वैसे भी नक्श के पास उस मैटर से डील करने का तरीका था, और जब वो टेंशन नहीं ले रहा था तो फिर नमन गांधी और भरत मुंजाल इतना क्यों उछल रहे हैं। अच्छा हाँ, मुझे तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कैपिटल एम्पायर प्रोविंस से थोड़ा पहले एक रहस्यमयी एंशिएंट पहाड़ी पता चली है। सुना है उस पहाड़ी में रिसोर्सेज की भरमार है। हलाल गैंग के बाद अब शेखावत परिवार और प्रोफाउंड ड्रीम के कुछ ग्रुप्स भी उसे खोजने के लिए निकल पड़े हैं। तुम लोगों को भी जल्द से जल्द प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। 2 सेकंड का पॉज लेने के बाद गॉडफादर ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, नक्श के पास करने के लिए कुछ नहीं है ना। वो फ्री है तो जल्द से जल्द उसे वहां पर भेजने की तैयारी करो, और उससे कहना कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन उसे वहां से फ्रेग्रेंट ब्लैक ग्रास लेकर आनी है। कैजुअल अंदाज में गॉडफादर नमन गांधी और भरत मुंजाल को ऑर्डर्स देते जा रहे। जी मास्टर, पूरी इज्जत के साथ नमन गांधी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि भरत मुंजाल जो नमन गांधी के पास में खड़े थे वो पूरी तरह से सरप्राइज नजर आए। एक एंशिएंट पहाड़ी मिली है, ये खबर हलाल गैंग, शेखावत परिवार और प्रोफाउंड रन के बाकी ग्रुप्स को मिल गई, तो कैंपिंग इवेंट इस खबर से कैसे पीछे रह गया। इस समय उनके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। भरत मुंजाल को ये इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं थी कि कैंपिंग इवेंट में कोई तो है जो इन खबरों को आने से रोक रहा है। ठीक उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक हुई। नमन गांधी और भरत मुंजाल ने तुरंत ही दरवाजे की ओर देखा। जैसे ही उन दोनों ने अपना सिर घुमाया वैसे ही गॉडफादर वहां से गायब हो गए। क्या गजब का कल्टीवेशन है। भरत मुंजाल की आंखें फटी की फटी रह गई। गॉडफादर के एकाएक वहां से गायब होने के बाद भी वो अपने शरीर में कोई फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं कर पा रहे। जल्द ही शाम के 6 बज गए। चूंकि विंटर्स का समय था इसलिए सूरज ढलने पर था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो लोगों को भारी गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर रही थी। नक्श सही समय पर बस स्टॉप नंबर 420 के पीछे पहुंच गया। बस स्टॉप के पीछे एक बड़ा कोर्टयार्ड था और उसके बीच में एक टेबल लगी हुई थी। उस टेबल पर एक आदमी आराम से बैठकर चाय पी रहा था। टी पॉट में रखा पानी उबल रहा था और उसमें से गर्म गर्म भाप निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आदमी किसी का इंतजार कर रहा हो। वहां पर चाय का एक और कप था लेकिन उसे पीने वाला कोई नहीं था। तभी ठंडी हवाओं के बीच 3 लोग उस कोर्टयार्ड में दाखिल हुए। ऐसा लग रहा है जैसे तुम काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हो। कैजुअल अंदाज में नक्श ने एक स्टूल सरकाया और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर टिकाकर बैठ गया। मैं जानता था कि तुम आओगे, इसलिए मैं यहाँ पर लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उस आदमी ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और बहुत ही शांत अंदाज में कहा, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मैं यहाँ आऊंगा? अपने दोनों पांवों को ऊपर उठाते हुए नक्श ने उस आदमी को बार बार देखा। अंदर ही अंदर नक्श बहुत सरप्राइज था। नक्श को यकीन था कि जो आदमी उसकी आंखों के सामने बैठा है वो उसे नहीं जानता है। नक्श उससे भी ज्यादा सरप्राइज इस बात से था कि उसे उस आदमी की तरफ से कोई भी पावरफुल प्रेशर या स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो आदमी अनफैथमेबल एक्सपर्ट है या फिर वो एक आम इंसान है। हालांकि नक्श ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वो आदमी आम इंसान है, क्योंकि जब नक्श का ध्यान उसके हाथ पर गया तो वो पूरी तरह से चौंक गया था। उसके हाथ पर गहरे निशान थे जो अक्सर तलवार पकड़ने की वजह से होते हैं, और उन निशानों को देखकर लगा था कि उस आदमी ने 1 या 2 बार तलवार नहीं पकड़ी होगी बल्कि सालों से पकड़ता आ रहा होगा। जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें इतने सवाल पूछने की क्या जरूरत है? मुस्कुराते हुए उस आदमी ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गुलशन ग्रोवर है और मैं इंडियन अल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के इंपीरियल कैपिटल हेडक्वार्टर से यहाँ आया हूँ। गुलशन ग्रोवर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या अनिका की कहानी में इंडियन अल्केमी ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री हो गई है? क्या अनिका को उठाने में उनका हाथ है? अब कार्तिक क्या करेगा? क्या वो इरफान भाई को नक्श के हवाले कर देगा?
या फिर चौड़ा होकर नक्श का सामना करेगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।